यस, आज आपकी फर्स्ट क्लास है रिगार्डिंग एडवांस लेवल प्रैक्टिकल अकाउंट्स। बता सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? यस, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? यस, फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग, second is posting and balancing, third step is trial balance, fourth step is manufacturing account, trading account, these are the basically four steps which are required to maintain the books of accounts. अगर आप मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें तो देन यू हैव टू डू ऑल द फंक्शन बाय योरसेल्फ, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज मेंटेनेंस कर रहे हैं तो यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दिस एस्पेक्ट, रेस्ट ऑफ द एस्पेक्ट इज डन बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे कंप्यूटर के अंदर तो रिकॉर्डिंग करते ही आपका पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कंप्यूटर शैल प्रिपेयर ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। अभी बताइए इसमें जब हमने रिकॉर्ड करना है तो हमें पहले बताइए कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी? यस, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स इन विच वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस? लेट मी नो। देखिए, वी शैल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग दैट what kind of records we are supposed to maintain, what kind of account books we are supposed to maintain. Yes, first आपने बात की कैश बुक के बारे में। Now we are going to study about the type of books. Type of books is first is my cash book. Yes, बताइए क्या होता है इसका? यस, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं, मूवमेंट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, मूवमेंट ऑफ अगर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपका जो कैश है, कैश बुक जब आप मेंटेन कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अगर आपका कैश बढ़ता है तो मुझे उसको डेबिट करना है, अगर मेरा कैश कम होता है तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। अब मैं आपसे वो चाहूंगा कि वो आप डिस्कस करेंगे मुझसे वो सब बातें जिनसे मेरा जो कैश का जो बैलेंस है वो बढ़ता है। बताइए, अगर मेरा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, हाँ जी, यस, कैश विड्रॉ होंगे, ठीक है। वी शैल राइट one by one transactions so that we may know that what kind of transactions are noted in cash book. Cash balance increases, अगर वो इंक्रीज करता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, डिक्रीज करता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। बेसिक रूल जो है कैश बुक मेंटेन करने का वो यही है। अब वो एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं जहां से मेरा कैश बैलेंस जो है बढ़ सकता है। आपने कहा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब मैं कैश विड्रॉन करता हूं बैंक से तो मेरे पास कैश आ जाएगा, मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। एंट्री में पास करूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश अकाउंट डेबिट बैंक। यस, और बताइएगा अगर मैं कैश सेल करता हूं, ठीक है, कैश सेल,
सेल करूंगा तो मेरे पास कैश आ रहा है, अगर मेरे पास कैश आ रहा है तो मुझे उसको अकाउंट को डेबिट कर देना है, कैश अकाउंट को, और मुझे अपनी कैश बुक में डेबिट साइड में एंट्री पास कर देनी है। और बताइए, यस, क्या सिर्फ माल सिर्फ कैश भी बिकेगा? क्रेडिट भी बिकेगा, लेकिन क्रेडिट सेल में क्या मेरा मुझे एंट्री रिकॉर्ड कर देनी चाहिए इसकी कैश बुक के अंदर? नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपकी कैश की मूवमेंट आपकी नहीं हो रही। जैसे आपने सेल की है, आपकी जो कैश की जो मूवमेंट है वो यहां पर नहीं हो रही। आपकी कैश की मूवमेंट कब होगी? जब आप कैश को रिसीव करेंगे। इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, when cash is received from customer, बताइए यहाँ पर मैं सेल्स को क्रेडिट करूं कि नहीं करूं? सोच के बताइए, क्या मुझे यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए? इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, कस्टमर को मैं क्रेडिट क्यों करूंगा? क्योंकि जब मैंने माल को बेचा होगा तो मैंने कस्टमर को डेबिट किया होगा, तो आप यहाँ पर कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कैश को आप डेबिट करेंगे। ठीक, और इस सेंस बताइए जहां पर मुझे अपनी कैश बुक को लोन टेकन इन कैश, आपने अगर किसी से कैश लोन लिया है तो एंट्री आप पास करके कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। अभी हम ये स्टडी नहीं करेंगे कि हमारी इसकी क्या लिमिट है, हमें कितना कैश ले सकते हैं एज ए लोन, वो हम सब अभी स्टडी नहीं करेंगे। फर्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन अकाउंटिंग पार्ट। यस, और बताइए सिचुएशन जहां से मेरे पास कैश आ सकता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और बताइए सिचुएशन जहां से मेरे पास कैश अराइज हो सकता है। कैश अपने बैंक से विड्रॉल कर लिया, कैश सेल कर ली। और एक बताइए, यस, कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, एंट्री आप पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यही सेम एंट्री आपकी जो होगी अगर आप बिजनेस में आप कैश के एडिशन करते हैं, एडिशन इन कैपिटल। यस, और बताइए हाउ द कैश कैन रियलाइज इन बुक्स इन अवर बिजनेस। अगर मुझे कोई इनकम कैश की रियलाइज हो रही है, एनी इनकम रियलाइज इन कैश, इनकम नॉट सेल। सेल में क्या करूं, मैं सामान बेच रहा हूं। अगर मुझे कोई प्रोफेशनल इनकम आ रही है, मुझे कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो ऑल सॉर्ट ऑफ इनकम जिससे मेरा कैश बैलेंस आपका बढ़ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। यस, और बताइए मेरे पास कैश कहां से बढ़ सकता है बिजनेस में? अगर मुझे कोई गिफ्ट कर दे, when cash is received as gift, बताइए क्या करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैपिटल को क्रेडिट क्यों करेंगे बताइए? गिफ्ट कौन दे रहा है? पर्सन दे रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप कह रहे कैपिटल को मुझे क्रेडिट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं कि इसलिए कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा,
लेकिन क्यों? रीजन बताइए। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दूं क्यों है। देखिए आपको एक कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन है आपकी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, सी प्लस एल इज इक्वल टू ए। अब बताइए एसेट्स तो मेरे पास आगे कैश आ गया, ठीक है, क्या मेरी कोई लायबिलिटी रेज हो रही है? गिफ्ट लेके मुझे किसी को ऑफसेट तो करना नहीं है, तो लायबिलिटी तो मेरी जीरो है बिल्कुल। तो ओनली थिंग इज योर कैपिटल, दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड है। तो ये लॉजिक है इसका। आप जो कह रहे थे क्योंकि यहाँ लायबिलिटीज नहीं है मेरी, मुझे गिफ्ट लेके किसी को ऑप्शन नहीं करना, तो ओनली थिंग इज क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये मेरी हर जगह बराबर रहेगी, ठीक है। और बताइए बाय एनी सोर्स व्हिच यू कैन रियलाइज योर इनकम। देखिए अभी तक आपने जो अपने 8 एग्जांपल आपने स्टडी किए उसमें सब में एक ही बात थी कि आपका जो कैश का जो फ्लो था वो बढ़ रहा था। मैंने बताया कि कैश अगर आपके बुक्स में बढ़ रहा है तो उसको मुझे डेबिट करना है, घट रहा है तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। देखिए आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज क्राइम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल कि सिर्फ हमने कॉमन सेंस लगा ये देखते हैं कि मेरे पास कैश आ रहा है या मेरे पास कैश जा रहा है। अगर आ रहा है उसको तो मुझे उसको डेबिट करना है, अगर कैश जा रहा है तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। वो सिचुएशन बताइए जिनसे मेरा जो कैश है वो क्रेडिट हो सकता है, यस बताइए। कैश परचेज, ठीक है, परचेज को मैं डेबिट करूंगा, और इस बताइए कैश का मेरे पास से जा रहा है, मेरे पास से अगर कैश मेरे पास से जा रहा है तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। और बताइए इंफॉर्मेशन, हाँ जी, कैश गिफ्ट पेमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री ऑफ गिफ्ट, और बताइए यस, सिर्फ रेंट नहीं, कोई भी खर्चा पे कर रहे हैं, और नॉट ओनली रेंट बट ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन पेड इन कैश। एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है। और बताइए यस, और एग्जांपल दीजिएगा। आपने यहाँ पर गिफ्ट की बात, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर व्हाट पर्पस? बताइए कैश को हम क्यों विड्रॉन कर रहे हैं? देखिए दो कंडीशन हो सकती है, एक तो या तो कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, आपने जो फंड्स बिजनेस में लगाए थे उसका विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर आप अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में जो मेरी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कैपिटल को मुझे विड्रॉ करना है और कैश को मुझे क्रेडिट करना है। और बताइए मेरा कैश कहां से कम हो सकता है? यस, देखिए अगर आपने किसी को कौन सा एग्जांपल, 5 नंबर एग्जांपल, आपने किसी को पैसे दे दिए लोन्स एंड एडवांसेस अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट, ठीक है। या फिर आपने किसी लोन की रीपेमेंट कर दी है, भाई अभी तो उससे मैं किसी को एडवांस दे रहा हूँ, या फिर मैंने जो कैश लोन लिया था मैं उसकी वापसी कर रहा हूँ, वापसी करूंगा तो मेरे पास कैश कम हो जाएगा, लोन्स लायबिलिटी। और दी अगर मैं बैंक के अंदर में कैश जमा करा रहा हूं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे पास से कैश का फ्लो कम हो जाएगा, तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। और इस तरह बताइए, यस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, गुड। या फिर अपने परचेजेस कैश में किए, अच्छा ऑलरेडी 0.4 हो गया। या फिर अगर आपने उधार पे पेमेंट की है, परचेज किए हैं, तो आपने क्रेडिटर को अपने पेमेंट की होगी, तो दैट पॉइंट हैज नॉट बीन कवर्ड। यस, सप्लायर अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट, ठीक है। यस, आपने सभी पॉइंट्स के अंदर सिर्फ एक चीज देखी कि जहां पर मैं कैश की पेमेंट कर रहा हूँ, कैश की मेरे पास बैलेंस कम हो रहा है, उन सभी केसेस में मैंने कैश को क्रेडिट किया। तो ये रूल बिल्कुल जो है ना बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया कि आपने सिर्फ क्या चेक करें, जब आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू कीप वन प्रिंसिपल इन माइंड, whether my cash is increasing or not. If my cash is increasing, तो you have to make it debit. ठीक है? अगर मेरा कैश कम हो रहा है तो मुझे उसको क्रेडिट करना है, वन सिंपल रूल ओनली, ठीक है। यस, वी मूव टू नेक्स्ट बुक, बैंक बुक। बताइए बैंक बुक क्या चीज है? ठीक है, बैंक से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक के अंदर, बैंक बुक के अंदर नोट होती है, बट व्हाट आर द कंसीडरेशन दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट दिस आर द पॉइंट्स व्हिच वी आर सपोज्ड टू नो बिफोर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस, थोड़ा आइडिया दीजिए मुझे। देखिए आपने क्या करना है कि जब अपने बैंक बुक अपनी मेंटेन करनी है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि मेरे जो बैंक का जो बैलेंस है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। सिंपल कॉमन सेंस, नथिंग हैज टू बी केप्ट, कि आपको ऐसे स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है इस काम के अंदर। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो बैंक का जो बैलेंस है, जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैंने अगर 4,000 अगर जमा कर दिए एंड आई हैव विड्रॉन 6,000, जस्ट ओनली वन सिंपल एग्जांपल कि 4,000 जमा करने से भी जो मेरा जो बैंक का जो बैलेंस बढ़ रहा है, और 6,000 पेमेंट करने से मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट कर ली। ओनली वन सिंपल प्रिंसिपल यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट व्हेनेवर आई एम मेंटेनिंग माय बैंक बुक, I have to keep watch on only one point, that whether my balance is increasing or it is decreasing. बैंक बैलेंस अगर इंक्रीज करता है तो मुझे इसको डेबिट करना है, डिक्रीज करता है तो मुझे इसको क्रेडिट करना है। यस, अब आप वो बताइए कि किन पॉइंट से, किन कंसिडरेशन से मेरा जो बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ता है।
यस ठीक है, कैश डिपॉजिट में ठीक है। एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और बताइए कैसे करेंगे उस चीज को भैया? तो आपके अकाउंट में कोई पर्सन आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में, जैसे आपने सेल की, कोई डायरेक्ट आपके अकाउंट में आईएमपीएस कर दे, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है कि मुझे इंस्टेंटली आईएमपीएस कर देता है, आईएमपीएस में जो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होती है, तो एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल, और बताइए व्हेन चेक इज रिसीव्ड, चेक और एनी मनी, सिर्फ चेक की बात नहीं है, यहां पर आपके चेक प्लस आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी, दैट आर द मोड ऑफ पेमेंट, ये आपके मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ मनी है। अगर इनमें से किसी मोड के थ्रू आपका पैसा आपके बैंक में पैसा आता है और आपका जो बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ता है, तो आपको बैंक को डेबिट कर देना। बताइए मेरा बैंक का बैलेंस, अगर मुझे पैसा इन मोड से आ रहा है तो कैसे बढ़ेगा, किस वजह से बढ़ेगा? यस देखिए, कोई भैया तो मुझे क्या करेगा, मैंने किसी के लिए प्रोफेशनल सर्विस दी है, ठीक है, तो मुझे उसके बदले वो पेमेंट कर रहा है, तो और बताइए यस, और बताइए मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो कैसे बढ़ सकता है? बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस से, अगर बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस से मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ सकता है तो मैं क्या करूंगा, बैंक को डेबिट कर दूंगा और बैंक इंटरेस्ट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। और बताइए अगर मुझे कोई मैं किसी लोन लेता हूँ, मान लीजिए मैं किसी बैंक से लोन ले रहा हूँ, उस केस में क्या होगा, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर मैंने किसी को पैसा एडवांस दिया हुआ था, ठीक है, अगर मैंने किसी को पैसा एडवांस दिया हुआ था और वो पैसा पर्सन जो है मुझे पैसा वापसी कर रहा है, तो मुझे क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। और बताइए that what kind of example we can put in for justification of that whether my bank balance is increasing or decreasing? इंक्रीजिंग का बताइए किस तरह से मेरे पास पैसा और आ सकता है? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने अपनी किसी एसेट को बेचा एंड देन यू आर रियलाइजिंग मनी, इसी तरह से आपकी कोई अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको आप रियलाइज कर रहे हैं, पैसा उसको वापसी आ रहा है, ठीक है। और बताइए देखिए अगर आपने सभी नोट जो आपने एंट्री नोट किए अकाउंट्स की, उसके अंदर आपने देखो कि जहां पर मेरा जो बैंक का जो बैलेंस है अगर वो बढ़ रहा है तो मुझे उसको डेबिट कर देना। वन सिंपल प्रिंसिपल,
कैश बुक के अंदर भी यही था, बैंक के अंदर भी यही है कि आपको सिर्फ क्या देखना है कि मेरे जो बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ने के एग्जाम्पल हमने स्टडी कर लिए। अभी बताइए मेरा जो बैंक का जो बैलेंस है वो कम कैसे होता है? बैंक बैलेंस डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीज करा बैलेंस तो मुझे उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। आपने कहा एग्जाम्पल दिया, बताइए क्या क्या एग्जाम्पल दिया आपने अभी? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। एंट्री आप कर देंगे कैश को डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बताइए यस, देखिए दो सिचुएशन होती है, या तो आप इंस्टेंटली आप पेमेंट कर दें तो उसके अंदर आपका परचेज अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, चाहे वो किसी मोड से कमाओ, चाहे आप चेक दे दें, कैश दे दें, सॉरी कैश नहीं, आरटीजीएस कर दें, एनएफटी कर दें, आईएमपीएस कर दें, या फिर अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है तो पेमेंट टू सप्लायर, तो आप एंट्री पास कर देंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट, यस। और बताइएगा बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, इनसे भी आपका जो बैंक का जो बैलेंस है वो कम होता है। अगर बैंक का आपका जो बैलेंस है वो कम हो रहा है तो जस्ट यू हैव टू सिंपली क्रेडिट द बैंक अकाउंट। और बताइए इन्वेस्टमेंट इन बैंक नहीं होगा, आपने इन्वेस्टमेंट की है, हाँ जी। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है दैट यू हैव, किसी आपने एफडी में पैसा लगा दिया, आरडी में पैसा लगा दिया, एनएससी में पैसा आपने लगा दिया, केवी में पैसा लगा दिया, पीपीएफ में आपने इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंपनी के शेयर्स में आपने पैसा लगा दिया, तो ऑल सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज बीन पेड बाय बैंक, व्हिच हैज बीन पेड बाय बैंकिंग मोड, जिससे आपके जो बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है, तो देन ये सॉल्व हो जाएगा। ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपने खर्चे पेमेंट की है उससे आपका बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है। अगर मेरा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, आई हैव टू क्रेडिट द बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट। और बताइए ये आपने पैसे किसी को दे दिया, बाई चेक दे दिए, लोन्स एंड एडवांसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर आपने कोई लोन की वापसी कर दी है, लोन रीपेमेंट, तो लोन अकाउंट डेबिट और बताइए आपने अपने करंट अकाउंट से पेमेंट कर दी, यस, आपने अपने करंट अकाउंट से पेमेंट कर दी फॉर योर चिल्ड्रन स्कूल फीस, तो आप क्या करेंगे, एंट्री क्या बस करेंगे, आपने कोई एलआईसी में पे कर दी, मेडिकल इंश्योरेंस आपने पे कर दिया, तो ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस हैज टू बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, एंड इन दैट केस बैंक अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड। और बताइए एग्जांपल दीजिए, through these examples which we have studied, one thing is very common,
देखिए मेरे आपने क्या किया, यू हैव स्टडीड अबाउट 2 बुक्स, और जो बैंक का जो बैलेंस है अगर वो बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, देखिए इसमें ये 2 चीजें थी जो मैंने आपको बड़े सिंपल से प्रिंसिपल, आपको कुछ भी नहीं सोचा इसके अलावा, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दी वन सिंपल एस्पेक्ट दैट वेदर माय कैश इज इंक्रीजिंग और वेदर माय कैश इज डिक्रीजिंग। इन सेकंड केस you have to think upon the situation where my bank balance is increasing and where my bank balance is decreasing। बढ़ रहा है तो डेबिट कीजिए, घट रहा है तो उसको क्रेडिट कीजिए। कैश बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट कीजिए, कम हो रहा है क्रेडिट कीजिए, नथिंग एल्स। थर्ड बुक वी आर सपोज्ड टू स्टडी इज माय परचेज बुक। बताइए क्या चीज होती है परचेज बुक? परचेज बुक के अंदर नहीं, देखिए नोट कीजिएगा, परचेज बुक के अंदर ओनली क्रेडिट परचेज, कैश परचेज is not recorded in purchase book। रीजन आप बताइए क्यों रिकॉर्ड नहीं होगी? यस, अगर मेरी कैश परचेज है तो मेरी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। रीजन बताइए। देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने स्टडी किया कि जो मेरी कैश की जो मूवमेंट होती है वो मेरी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है। क्या जब मैं कैश परचेज कर रहा हूं तो मेरी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं परचेज करता हूं तो मेरे पास कैश जाता है, तो ये जो मेरी कैश की जो मूवमेंट थी दैट वाज, अभी हमने कंसेप्ट स्टडी किया दैट वी हैव टू यूज एंड पुट द एंट्री इन कैश बुक ओनली। कैश बुक क्या था? दैट वाज कंसर्न विद मूवमेंट ऑफ कैश। यहां पर क्या परचेज बुक के अंदर मूवमेंट हो रही है? क्रेडिट परचेज जब मैं कर रहा हूं तो कोई मूवमेंट हो रही है कैश की? तो कैश की जो मूवमेंट होती है मेरी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है, परचेज बुक के अंदर मेरी सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है। ठीक, तो यहां पर मेरी कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, और बताइए कौन सी आइटम मेरी जो है परचेज बुक में शामिल होगी? किस चीज की मैं परचेज को परचेज मानता हूं? यस, काइंड्स ऑफ गुड्स, डेल्ट इन बाय द बिजनेस। जिन वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, ठीक, जो चीज आप अपने बिजनेस के काम के लिए लेकर आ रहे हैं, ये अपने नोट कर लिए। पहले बताइए मेरी बिजनेस एक्टिविटी किस चीज की हो सकती है? टाइप ऑफ बताइए, क्योंकि इसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे किस टाइप की एक्टिविटी के अंदर मुझे क्या काम करना है। बताइए मेरी किस किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है? देखिए मैं आपको नोट कीजिएगा। एक हो सकता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड है भाई
trading. Third is my assembling, and fourth is my सर्विस। पहले तो ये बताइए कि क्या इन 4 सेक्टर के अलावा आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी है जो इन 4 के अंदर कवर ना होती हो? ये से एग्जांपल दीजिएगा, बताइएगा। पहले तो हम यही डिसीजन ले लेते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग बताइए क्या होगा, कहाँ कवर होगा? मैन्युफैक्चरिंग कवर होगा ना, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं, आप 3 स्टेप फॉलो कर रहे हो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर, वर्किंग प्रोग्रेस को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। ठीक है, मेरी कोई भी एक्टिविटी अगर मैन्युफैक्चरिंग है वो, तो उसके अंदर आपकी 3 स्टेप्स जो होंगे वो जरूर होंगे। बिना इनके आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ये बताइए, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मैं किस चीज की परचेज को रिकॉर्ड करूंगा? यस, अगर मैं ये सब काम कर रहा हूं, आई एम इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो देन परचेज ऑफ क्या इतना लिख देना काफी है? क्या रॉ मटेरियल की परचेज को सफिशिएंट है? नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। क्योंकि कैश तो यहां पर परचेज आएगी ही नहीं। यस, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, नोट कर लिया आपने? मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा हूं, तो बताइए उसमें क्या करूंगा? उसमें मैं किस चीज की परचेज को रिकॉर्ड करूंगा? यस, जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो ट्रेडिंग में क्या करता हूं कि फिनिश गुड्स को लेकर मैं फिनिश गुड्स सेल कर देता हूं, मैं उसके पार्ट्स निकाल के नहीं बेचता। हाँ, ये हो सकता है कि जो मेरे लिए फिनिश गुड्स है वो दूसरे पर्सन के लिए वो उसका रॉ मटेरियल होती है, ये हो सकता है, दैट कुड बी पॉसिबल। बट मैं जब भी बेचूंगा, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ऑन क्रेडिट। मैन्युफैक्चरिंग केस में क्या था कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। ठीक है, असेंबलिंग सेक्टर में क्या होता है? असेंबलिंग सेक्टर में वर्किंग प्रोग्रेस भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप असेंबलिंग में आप करते क्या हैं? आप वो चीजों को असेंबल करते हैं, यू टेक डिफरेंट पार्ट्स एंड डू सम प्रोसेसिंग एक्टिविटी एंड देन उसको आप असेंबल कर देते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं कलर टेलीविजन है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको असेंबल कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्पस एंड देन आई एम गेटिंग इट असेंबल। जैसे पिक्चर ट्यूब है, तो पिक्चर ट्यूब इज ए मेजर कंपोनेंट, लेकिन मैं उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ऑन क्रेडिट। तो मैं अगर मैं असेंबलिंग कर रहा हूं
तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों की परचेज को, जो कि मैं क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ, दोनों की परचेज को मैं अपनी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। सर्विस सेक्टर में बताइए क्या होगा। सर्विस सेक्टर में जैसे एक डॉक्टर है, वो मेडिसिन देता है, अपार्ट फ्रॉम कंसल्टेंसी फीस ही आल्सो गिव्स मेडिसिन। तो जो मेडिसिन वो परचेज कर रहा है, उनकी परचेज ऑन क्रेडिट आपका आ जाएगा। जो भी आपकी सर्विस रिलेटेड परचेज है, ठीक है, एनीथिंग, अगर कोई इंजीनियर है तो अपनी जो ड्राइंग मटेरियल परचेज कर रहा है ऑन क्रेडिट, उसकी परचेज को वो अपनी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। तो दीज आर द बिजनेस एक्टिविटी वेयर आई एम सपोज टू कैरी आउट ऑल दिस एक्टिविटी। क्या ऐसी कोई एक्टिविटी है जो इन सेक्टर में कवर, इनके अलावा किसी और सेक्टर में आती हो? एनी एग्जांपल दैट शैल बी कवर्ड इन ऑल 4 एक्टिविटीज। तो मैंने आपके वी पॉइंट को एनलार्ज कर दिया, आपको सारी एक्टिविटीज के बारे में बता दिया कि अगर मेरी सभी एक्टिविटीज इन्हीं 4 एक्टिविटीज के अंदर कवर होती है तो उसमें मुझे क्या क्या परचेज करना है। तो परचेज तो आपने देख लिया कि जो गुड्स में डीलिंग कर रहा हूँ, उन्हीं गुड्स की डीलिंग को मैं अपनी परचेज बुक के अंदर ऑन क्रेडिट को इसके अंदर रिकॉर्ड करता हूँ। यस, और बताइए क्या कंसिडरेशन आप दिमाग के अंदर रखेंगे जब आप बताइए, और क्या पॉइंट्स आप दिमाग में रखें जब आप परचेज बुक अपनी आप मेंटेन कर रहे हैं। बताइए। देखिए पहली बात ये, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। मान लीजिए मैं मेडिसिन में डील कर दूं एंड आई हैव परचेज एन इन्वर्टर। परचेज एन इन्वर्टर ऑफ रुपीज 80,000 ऑन क्रेडिट। मेरा जो बिजनेस है वो मेडिसिन का है, फॉर्मल लाइन में हूं। अब इसकी परचेज को मैंने क्रेडिट, इसको अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब बताइए इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या नुकसान है आपको इसके अंदर। यस, ठीक है, सेल नहीं करनी। देखिए दो बात हो सकती है, या तो अपनी मिस्टेक्स आपसे गलती से हो गई, आपकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन बाय मिस्टेक आपने इसको ऐसा कर दिया कि आपने इन्वर्टर की परचेज को आपने परचेज बुक में डाल दिया। क्या इन्वर्टर की परचेज को मुझे इसमें डालना चाहिए? पहले तो पहले यही क्वेश्चन है, क्यों नहीं डालना चाहिए? यस, बेसिकली आपका फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि इसमें आप डील नहीं कर रहे। आप फॉर्मल लाइन में अगर डील कर रहे हैं तो योर मेन बिजनेस इज टू डील इन मेडिसिन, लेकिन आपने एक इन्वर्टर परचेज कर लिया, फिक्स एसेट को आपने परचेज कर लिया, दैट इज बेसिकली एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या किया, आपने परचेज बुक के थ्रू चार्ज कर लिया। परचेज बुक में जब मैं एंट्री पास करता हूँ इसकी, इस बिल की, तो ये परचेज बुक में चला जाएगा। परचेज मेरी कहां पर आएगी? ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अगर ये परचेज मेरी ट्रेडिंग बुक में ट्रेडिंग अकाउंट में चली गई तो उसका नतीजे क्या होते हैं? क्या मुझे इसकी गलती करनी चाहिए, चाहे मैं उसको डेलिबरेटली कर रहा हूं या मेरे से अनजाने मिस्टेक हो गई? दोनों कंडीशन में क्या फर्क आने वाला बताइए। ठीक है, नोट क्लियर नहीं?
इससे क्या होगा कि परचेज जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और बताइए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले स्पीच के? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट के डिक्रीज होने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो अच्छी बात है कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, क्या अच्छी बात है? कहाँ दिक्कत है इसके अंदर? यस, वेयर द डिफिकल्टी इफ आई एम putting in purchase bill of inverter into my purchase book? नहीं है सस्कर पर, बताइए कहाँ मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक आपने आइडेंटिफाई कर ली, किससे आपकी परचेज बढ़ गई, आपका जीपी कम हो गया, आपका एनपी कम हो गया। अगर एनपी कम हो गया तो मेरे जो इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा। अब बताइए इसका मुझे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके नतीजे क्या है ऐसे मिस्टेक कमिट करने के? पता कैसे चलेगा? बताइए पहले बताइए आपको इसका असेसिंग ऑफिसर को इस बात का पता कैसे चलेगा? जीएसटी बिल तो दोनों में होगा, जीएसटी का आपका बिल परचेज का भी होगा, इन्वर्टर का भी जीएसटी होगा। अब बताइए। यस, देखिए अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर मान लीजिए आपका केस स्कूटी में आता है, ठीक है। अगर आपका केस स्कूटी में आ गया, ठीक है, तो आपसे क्या किया जाएगा कि आपसे सारे सेल और सारे परचेज की डिटेल मांगी जाएगी। जब आप परचेज की डिटेल आप देंगे तो उसमें आपका परचेज के बिल के साथ, मेडिसिन की परचेज के साथ आपका इन्वर्टर का बिल भी होगा जो आपने परचेज अकाउंट में डाल दिए, परचेज बुक में आपने जो डाल दिए। क्या ये बिल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम है? क्योंकि आपका जो नॉर्मल बिजनेस है वहां तो आपकी मेडिसिन के बिल आ रहे हैं, ये आपकी मेडिसिन का बिल तो है नहीं, तो दैट वुड बी इमीडिएटली आइडेंटिफाइड बाय द असेसिंग ऑफिसर। अब बताइए इसमें क्या करेगा? मान लीजिए आपका जो बिल था वो 80 रुपए का था, उसके नतीजे क्या होंगे बताइए, पहले बताइए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मान लीजिए मेरी जो लायबिलिटी थी वो थी टोटल लायबिलिटी, अगर मैं बिल शामिल ना करता मेरे पास आनी थी 6 लाख की। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो परचेज का बिल डाला, वहां पर मेरी जो इनकम टैक्स आ रहा है जो मुझे पे करना है वो आ रहा है 5,20,000। 80 रुपए मैंने मिस्टेक की थी, ठीक है। अब बताइए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पहली बात तो ये है कि जो आपका टैक्स बन रहा है 6 लाख पे, टैक्स ऑन रुपीज 6 लाख, ठीक है। लेट्स से इट इज 12,500 प्लस कितना हो जाएगा, और टैक्स ऑन रुपीज 5,20,000, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 16,900, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट आई एम नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट फिगर, हम यहाँ टैक्स लायबिलिटी हम कंप्यूट नहीं कर रहे। पहली बात तो ये कि आपसे इसका डिफरेंस जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर आपको ये कहेगा कि आपने मिस्टेक की है, आपने क्या किया, आपने टैक्स को सप्रेस करने की कोशिश की है। इस टैक्स का जो डिफरेंस है दैट इज 16,000 इनकम टैक्स, वो आप पे कर दीजिए, ठीक है। इस टैक्स को बचाने के लिए आपके जो इंटरेस्ट आ रहा है जो आपने पे नहीं किया गवर्नमेंट को, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट। और बताइए इससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या एक्शन आपके जो असेसिंग ऑफिसर है आपके अगेंस्ट ले सकता है
कि आपने मिस्टेक कमिट कर दी। यस, आप जो टैक्स बचाना चाहते थे वो था सिर्फ 16,000 रुपए का। जो अपने हम दो सिचुएशन कंसिडर करके चलेंगे कि आपने क्या किया कि एक तो मिस्टेक आपसे अनजाने में हो गई, मिस्टेक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या मिस्टेक हुई है? एक हुई आपसे अननोइंगली, गलती से। दूसरी आपने मिस्टेक क्या कर दी है? नोइंगली, जानते बूझते हुए। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि आप क्या बचाना चाहते हैं टैक्स 16,000, तो उसने क्या किया कि आपके ऊपर इनकम टैक्स इंपोज कर दिया, प्लस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा कि आपने जो मिस्टेक की है ये आपसे गलती से नहीं हुई है, ये जो मिस्टेक है आपने जानबूझ के की, जानबूझ के आपने गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कम करने की कोशिश की है। तो इस केस में क्या होगा बताइए? वो आपको पेनल्टी इंपोज कर देगा। पेनल्टी कितनी? 100 to 300% of tax sought to be evaded। ठीक है, यानी कि जितने आपने टैक्स बचाने की कोशिश की थी उसका 300%, 100 to 300%। अगर आप कहेंगे कि मेरा तो सर मुझसे मिस्टेक बाय चांस हो गई, दैट इज नॉट माय मिस्टेक, जेन्युइन है या अनजेन्युइन है वो आपको नजर आ जाता है, असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाता है कि आपकी जो इंटेंशन है, क्योंकि आपकी जो बाकी जो अकाउंट से फिगर है वो कहीं ना कहीं आपको बता देंगे कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई है वो अपने तरीके से मेंटेन की है या फिर आपने इसके अंदर चलाकी करने की कोशिश की। दैट वुड टेल द होल स्टोरी, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस होता है, जैसे जो मिस्टेक्स है वो आपकी ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी। वही कहेगा कि आपने मिस्टेक अगर नोइंगली की है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पे द पेनल्टी व्हिच शैल बी इक्वल टू द 100 to 300% ऑफ टैक्स सॉट टू बी इवेडेड। जितना टैक्स आप बचाना चाहते थे उसका 3 गुना पेनल्टी, दैट वुड बी अराउंड टू 40,000। अब बताइए इसमें क्या समझदारी हुई कि आपने मिस्टेक अपनी कमिट कर दी, ठीक, और उसने आपने 80,000 रुपये बिल डाला था उसके अंदर एंड 70,000 रुपये का आपको जो है इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। तो बताइए क्या ये समझदारी है? एक छोटी सी मिस्टेक का देखिए आपको मैं कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूं कि इतने हार्श रिजल्ट इस चीज के आते हैं। तो ये जो आपका जो नॉलेज है, कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एसेट्स की परचेज को मुझे अपनी परचेज बुक के अंदर शामिल नहीं करना। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज कि परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट इज नेवर रिकॉर्डेड इन योर परचेज बुक। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे बार बार बात की कि परचेज का जो बिल है, परचेज बुक में जो एंट्री पास करूंगा वो क्रेडिट से करूंगा। ठीक है, मान लीजिए एक सिचुएशन में आपने परचेज किया ₹30,000 का, ठीक, और आपने पेमेंट कर दी 15,000 की पेमेंट आपने कर दी। ये बताइएगा, आप कह रहे हैं मैंने परचेज ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, अगर परचेज में कराऊं 30,000 रुपए की और पेमेंट में कराऊं 15,000 रुपए की, तो बैलेंस बचा आपका, क्रेडिट बैलेंस जो बचा वो 15,000 बचा। अब बताइए आप किससे रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक के अंदर? क्या आप उसको, दो ऑप्शन आपके पास, बताइए कौन सी ऑप्शन इनमें से सही है? वाई? यस, जब आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं
तो उसका मतलब ये नहीं कि आप क्रेडिट बैलेंस आप एंट्री पास करेंगे, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। तो आप जब भी रिकॉर्ड करेंगे फुल वैल्यू ऑफ इनवॉइस आप पास करेंगे। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात आप लगाइए कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं परचेज की ट्रांजेक्शन्स को, तो आप किससे रिकॉर्ड कर रहे हैं? इनवॉइसेस से। तो ये जो इनवॉइसेस से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या उस टाइम आपके सामने ये पोजीशन क्लियर है कि मैंने कितना इसको मैंने पेमेंट कर दी? तो दैट पोजीशन शैल नॉट बी क्लियर व्हाइल यू रिकॉर्ड द एंट्री फ्रॉम इनवॉइसेस। तो आपको जब भी एंट्री पास करनी है, ये आपको फुल वैल्यू ऑफ इनवॉइस से ही पास करनी है, ऑफ इनवॉइस, इन नॉट बाय बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट से आपने नोट नहीं करनी, बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट से आपने परचेज बुक के अंदर एंट्री पास नहीं करनी, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज परचेज बुक वर्सेस परचेज अकाउंट। बताइए इन दो चीज में क्या फर्क है? देखिए परचेज बुक जो होगी, मैंने आपको पहले बताया, रिकॉर्ड्स ओनली परचेज अकाउंट। बताइए क्या करेगा? यस, परचेज अकाउंट, इसके अंदर आपकी कैश परचेज भी आएगी और आपकी क्रेडिट परचेज भी आएगी। जस्टिफाई कीजिए इसको। देखिए मैंने परचेज जो की थी क्रेडिट पे, वो तो 30,000। कैश परचेज जो मैंने की है, तो परचेज अकाउंट मैंने क्या होता है? यस, आपकी दोनों तरह की परचेज को जोड़ देगा, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। तो परचेज अकाउंट के अंदर जो है वो 50,000 अमाउंट से एंट्री पास होगी, ठीक है। अकाउंट का जो टोटल आएगा, चाहे कैश परचेज कर रहा हूँ चाहे क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ, तो टोटल शैल बी 50,000 which shall be combination of cash purchase as well as credit purchase, ठीक। तो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स को। यस, परचेज बुक के अंदर हमने जो है व्हाट वी स्टडीड, फर्स्ट रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज, ठीक। सेकेंड ये कि आपका जो कैश परचेज है नॉट रिकॉर्डेड इन थर्ड आपका पॉइंट है कि आप सिर्फ उसी चीज की परचेज को आप रिकॉर्ड करते हैं जिस चीज का व्यापार करते हैं। आपको मैंने बताया कि चारों एक्टिविटी जो है मेरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है फर्स्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, अगर ट्रेडिंग कर रहा हूं तो परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर मैं असेंबलिंग कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल प्लस फिनिश्ड गुड्स, अगर मैं सर्विस सेक्टर में हूं तो सर्विस सेक्टर में मेरी
सर्विस रिलेटेड ठीक है। तो मैं अपनी जो सर्विस से संबंधित परचेज है उसकी मैं क्रेडिट परचेज करता हूँ और मैं उसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करता हूँ। फोर्थ पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एसेट्स की परचेज ऑन क्रेडिट is not recorded in परचेज बुक, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका परचेज बढ़ जाएगी, आपका जीपी कम हो जाएगा, आपका एनपी कम हो जाएगा और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, इनकम टैक्स लायबिलिटी, वो कम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो असेसिंग ऑफिसर आपको इनकम टैक्स, जो एडिशनल आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ जाएगा, जो डिफरेंस अमाउंट है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, which shall be equal to 100 to 300% of tax sought to be evaded। ठीक है। पांचवा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि आप परचेज बुक के अंदर ओनली फुल वैल्यू ऑफ इनवाइस से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक, एंड नॉट बाय बैलेंस आउटस्टैंडिंग। ठीक है। और छठा पॉइंट मैंने आपको बताया कि परचेज अकाउंट के अंदर आपकी कैश परचेज और आपकी क्रेडिट परचेज दोनों आती है। और परचेज बुक के अंदर ओनली क्रेडिट परचेज। ठीक है। तो वी हैव कवर्ड 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फोर्थ बुक ऑफ अकाउंट इज माई सेल बुक। इसके लिए आपको जो पॉइंट्स आपने परचेज बुक में लिखे हैं, नोट किए हैं, बस आपने उन्हीं को रिवर्स कर देना है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करूंगा, since all the points have already been covered। सेल बुक क्या है? यस बताइएगा, नोट करिए, आप खुद बताइए मुझे इस बारे में। सेल बुक में क्या होगा? ओनली क्रेडिट सेल इज रिकॉर्डेड। ठीक, कैश सेल इज not recorded in sale book, rather it is recorded in, बताइए कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक किधर रिकॉर्ड होगी? ठीक, कैश सेल shall be recorded in कैश बुक। यस। और बताइए आप किस चीज का आप सेल करेंगे? जिस चीज का आप व्यापार करते हैं, ठीक है, तो दैट शैल बी, बताइए आपके लिए क्या होगा? मैं जब भी बेचूंगा, सेल करूंगा, तो यस दैट शैल बी, चाहे मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं, अगर मैं सेल करूंगा तो दैट शैल बी सेल ऑफ
फिनिश गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये तीनों वर्ड आपके बिल्कुल कॉमन थे जो परचेज बुक में आपको नोट कराए हैं। यस, बाकी वर्ड बताइएगा आप। फोर्थ पॉइंट है सेल ऑफ एसेट्स। ऑन क्रेडिट इज नॉट रिकॉर्डेड। बताइए आप ऐसा क्यों, क्या करेंगे? क्या एसेट्स की सेल को मैं सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करूंगा? क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी, एक बात तो ये कि आप इस चीज का व्यापार नहीं कर रहे, ठीक है ना। नोट कीजिएगा, गुड्स नोट डेल्ट बाय बिजनेस। दूसरी मिस्टेक बताइए आप क्यों नहीं ऐसा करेंगे? यस, व्हाई वुड यू नॉट कमिट दिस मिस्टेक? यस, अगर आप एसेट्स की सेल को सेल बुक के अंदर आप रिकॉर्ड कर देंगे तो क्या होगा? आपकी जो सेल बुक है, सेल्स है, वो इंक्रीज हो जाएगी। आपका जो जीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली योर इनकम टैक्स लायबिलिटी शेल इंक्रीज। ठीक है, तो आप ये मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। आप अपना खुद का जो ज्यादा टैक्स पेमेंट कभी भी नहीं करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक शैल नॉट बी कमिटेड बाय यू। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कि अगर मैंने सेल की 50,000 की और कैश मैंने रिसीव कर लिया 30,000, तो क्रेडिट सेल का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको क्रेडिट बैलेंस से रिकॉर्ड करूंगा। तो क्रेडिट बैलेंस इज 20,000, तो आई शैल record invoices, record and pass journal entry of sales, buyer base 50,000। ठीक है, अगर मैंने 50,000 की सेल की है, 30,000 कैश रिसीव किए, तो मैं उसकी एंट्री 20,000 से नहीं करूंगा, मैं उसकी एंट्री 50,000 से करूंगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट दैट वाज कि सेल अकाउंट के अंदर कैश सेल दोनों आएंगे और सेल बुक के अंदर ओनली क्रेडिट सेल। ठीक है, तो आज आपने जो है वो चारों बुक्स अपनी स्टडी कर ली। यस, आज आपने क्या किया कि आपने एक तो स्टेप्स नोट किए फॉर मेंटेनेंस ऑफ books of account. First is my recording, second is posting and balancing, third is trial balance, fourth is manufacturing account, trading account, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए, रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट में जो है मैंने को बताया कि पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग एस्पेक्ट जो है वो कंप्यूटर कर देगा। ये सारे एस्पेक्ट जो है कंप्यूटर को रिकॉर्ड कर देगा, बट यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एट योर ओन। ये आपको रिकॉर्ड करनी है एंड यू हैव टू यूज योर नॉलेज व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आप चाहे तो एक परचेज को 5,000 की परचेज को 50,000 रुपये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर शैल नॉट मेक एनी ऑब्जेक्शन, क्योंकि ही डजंट नो दैट
व्हाट अमाउंट ऑफ परचेज हैव बीन डन बाय यू। कंप्यूटर आपको ये डिस्कस नहीं करेगा। यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस एट योर ओन, रेस्ट ऑफ द फंक्शन शैल बी डन बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ। तो आपको जो सबसे ज्यादा केयर करनी है वो अपने रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट में ही करनी है। और फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ, जब आप रिकॉर्ड करने बैठेंगे हम, जब आप ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करने बैठेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है। What are the documents through which I have to record my journal entry? ठीक है ना, क्योंकि जब भी आप काम करने बैठेंगे कंप्यूटर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। लेकिन जर्नल एंट्री को आप रिकॉर्ड करेंगे कैसे? यू आर सपोज टू हैव सोर्स डॉक्यूमेंट विद यू, ठीक है। एंड थर्ड इज माई जर्नल एंट्री। जब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आप जर्नल एंट्री आप पास करने बैठेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो यू हैव टू कंसिडर टू एस्पेक्ट। फर्स्ट इज नेचर ऑफ अकाउंट, second is principles of account. So in this manner we shall start moving towards maintaining of our books of accounts. ठीक है। तो आज हमने क्या किया कि हमने सिर्फ ये स्टडी किया कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कितनी तरह के हैं। आज हमने क्या स्टडी किया? यस, वी आर सपोज टू मेंटेन कैश बुक। जिस हमने ये स्टडी किया कि अगर हमारा जो बैलेंस है बढ़ता है तो डेबिट, घटता है क्रेडिट। इसके अलावा हमने नोट किया अबाउट द बैंक बुक, यहां भी ये सेम प्रिंसिपल, बढ़ता है डेबिट, घटता है क्रेडिट। फिर हमने नोट किया अबाउट द परचेज बुक एंड लास्टली वी हैव स्टडीड अबाउट द सेल्स बुक। आपकी जो बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी कुछ भी हाईलाइट नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई कंपनी नहीं क्रिएट की और ना ही मैं कंपनी से रिलेटेड कोई काम प्रिंट कर रही हूँ, इसलिए प्रिंट का ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं हो। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हाईलाइट है जैसे टेली शॉप का। अच्छा, एक चीज और, किसी वर्ड के नीचे यहाँ पर सिंगल लाइन है और किसी के नीचे डबल लाइन है, इसका क्या मतलब होता है? सिंगल लाइन और डबल लाइन का क्या मतलब होता है? सिंगल लाइन बेसिकली यूज होती है अगर किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन है, दैट मींस वो ऑल्ट के साथ प्रेस हो। अगर किसी के नीचे डबल लाइन है तो वो कंट्रोल के साथ प्रेस हो। ये डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लाइनें डाली हुई। जहाँ सिंगल है वो ऑल्ट के साथ और जो डबल है वो कंट्रोल के साथ प्रेस हो। अब जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन हाईलाइट है, टेलीशॉप का, लैंग्वेज का, कीबोर्ड का। आपको यहाँ पर जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई परचेज करना है तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट, लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, जैसे अभी जो भी सेटअप आ रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल आपने लैंग्वेज चेंज की हिंदी में, तो आपको कीबोर्ड भी कैसे चाहिए होगा? हिंदी में ही चाहिए होगा, तो वो कीबोर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे हेल्प, एक ऑप्शन है यहाँ पर हेल्प का। हेल्प मतलब पता ही है सबको, मदद। अब आप फोन में भी अगर आपको कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या लेते हो? हेल्प लेते हो। सेम एज इट इज सिस्टम में अगर आप वर्ड में, एक्सेल में, कहीं पे भी काम कर रहे हो तो वहां पे भी आपको एक हेल्प का ऑप्शन दिया होता है मदद के लिए। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा या कोई भी आपको फीचर नहीं समझ में आ रहा तो हेल्प के थ्रू भी सर्च कर सकते हो।
टेली की स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपको यहाँ दिख रहा है गेटवे ऑफ टेली और दूसरा नीचे यहाँ आ जाता है कैलकुलेटर। दो स्क्रीन, इसकी शॉर्टकट की आपको यहीं सामने दिख रही है। गेटवे ऑफ टेली की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल M और कैलकुलेटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस M। टेली के अंदर मोस्टली काम जो होता है वो शॉर्टकट कीज के थ्रू होता है। जैसे आप वर्ड एक्सेल में काम करते हो उसमें आपका मोस्टली काम जो होता है कीबोर्ड के थ्रू या आपके ऑप्शंस दिए होते हैं उनके थ्रू होता है। और टेली में जितना ज्यादा आपको फास्ट काम करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या मोस्टली काम जो होता है वो शॉर्टकट कीज के थ्रू होता है। कुछ आपकी एक्सेस की होती है, कुछ आपकी फंक्शन की होती है और कुछ आपकी शॉर्टकट की होती है। जैसे अगर हम बात करें फंक्शन की, फंक्शन कीज वो की होती हैं जो डायरेक्ट प्रेस होती है, मतलब ना उनके साथ कोई ऑल्ट यूज होता है ना उनके साथ कोई कंट्रोल यूज होता है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8, 9, ये F के साथ जितने भी 9 तक कीज प्रेस हो रही हैं इन सबको बोलते हैं फंक्शन कीज। अगर इन्हीं कीज को हम ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं ये हो जाती है हमारी एक्सेस कीज, और इन्हीं कीज को अगर हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वो हो जाती है हमारी शॉर्टकट कीज। ठीक है, अब जैसे हम काम कर रहे हैं गेटवे ऑफ टेली के अंदर, तो ये स्क्रीन आपकी हाईलाइट है वो कंट्रोल M के थ्रू। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल N। आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन ओपन होगी। फॉर एग्जांपल आपको टोटल करना है, आपने यहाँ किया टोटल, ठीक है, आप यहाँ टोटल कर सकते हो। अब आप सोचो मुझे ऊपर कोई काम करना है तो आप क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप कंट्रोल M प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल N कैलकुलेटर और कंट्रोल M, दोनों स्क्रीन पर आप एक साथ काम नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं यहाँ पर भी काम कर लूँ और वहां पर भी, ऐसा नहीं होता। एक स्क्रीन को बंद करोगे तभी आप दूसरे पे काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं, किस वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई कंपनी क्रिएट नहीं की। सबसे पहला काम टेली के अंदर हमारा होता है कंपनी क्रिएट करना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। अब सेलेक्टेड कंपनीज, अगर हम कोई कंपनी सेलेक्ट करेंगे तभी यहाँ पर शो। सबसे पहला ऑप्शन आपने देखा होगा हाईलाइट भी सेलेक्ट कंपनी। अब सेलेक्ट कंपनी, जैसे हम टेली में पहले से ही काम कर रहे हैं, हमने कंपनी बनाई हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी कोई सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें से आपको जो भी कंपनी सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये कंपनी सेलेक्ट की, एंटर किया। ये आपकी कंपनी ओपन हो गई। अब आपने देखा जैसे ही कंपनी ओपन हुई उससे रिलेटेड आपके ऑप्शंस भी यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कोई, मैं अभी काम स्टार्ट कर रही हूँ अपना, मुझे एक न्यू कंपनी बनानी है। अब न्यू कंपनी हम कैसे बनाएंगे, पुरानी वाली कंपनी आ रही है अभी, तो न्यू कंपनी बनाने के लिए हमें जाना होता है कंपनी इन्फो के अंदर। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो कहीं कंपनी इन्फो का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो ऑप्शन तो हट गया। अब कंपनी इन्फो का ऑप्शन लाएंगे कैसे, ऑल्ट F3 के, ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर साइड में एक पैनल दिया हुआ है, यहाँ पर जितनी भी शॉर्टकट कीज है वो सारी आपको यहाँ पर शो करती है। जैसे आपने देखा होगा पीरियड, कंपनी इन्फो, फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी शॉर्टकट कीज आपको दिख रही है। इस टाइम पर जितनी भी शॉर्टकट कीज काम कर रही है वो सारी हाईलाइट हो रही है। जो इस स्क्रीन पर काम नहीं कर पा रही वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रही। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है, तो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F3। ठीक है, ऑल्ट प्लस F3 प्रेस किया। अगर हमें अपनी पुरानी कंपनी को बंद करना है, पहले हम बंद कर सकते हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम काम करते हैं क्रिएट कंपनी, अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने से पहले आपने देखा जैसे ही मैं कंपनी क्रिएशन पर अपना कर्सर लेके गई, यहाँ पर सी जो वर्ड है वो क्या हो रहा है, रेड कलर का शो हो रहा है। तो बेसिकली ये एक तरह से इसकी शॉर्टकट की है। आप जिस भी ऑप्शन पे जाओगे उसका जो पहला अल्फाबेट है वो हाईलाइट हो जाता है, कि आप डायरेक्ट उसी की को प्रेस करोगे तो आप उसी ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। आपको स्क्रॉल करने की या अप डाउन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकअप पे जाना है तो मैं बी प्रेस करूंगी तो बैकअप पे आ जाऊंगी। मुझे उस ऑप्शन पे कर्सर लाने की जरूरत नहीं है। मुझे कंपनी क्रिएशन में जाना है तो सी प्रेस करती हूँ।
अब सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टरी। हम अपने फोन में भी डाटा सेव करते हैं, कुछ डाटा हम फोन में सेव करते हैं, कुछ अपना मेमोरी कार्ड में सेव करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, टेली में जो भी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, अलग से किसी और जगह भी सेव कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ जो पाथ आ रहा है सी ड्राइव में यूजर्स के नाम से पब्लिक का फोल्डर है, उसके अंदर टेली ERP9 का फोल्डर है, उसके अंदर डेटा का फोल्डर है। टेली की जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी डेटा के अंदर ही सेव होती है। बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट करता है ये 10,000 से स्टार्ट करता है। 10,999 कंपनीज आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। पाथ कैसे चेंज करेंगे, जैसे अगर मैंने कोई फोल्डर बनाया हुआ है, जहां भी आपको सेव करना है वो पाथ आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ चेंज करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मेरा डेटा जो भी सेव हो वो डी ड्राइव के अंदर सेव हो। डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डेटा के नाम से, मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी वहां जाकर सेव हो। मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम डाल दिया। जिस भी नाम से आप कंपनी बनाना चाह रहे हो वो यहाँ पर आप नेम मेंशन कर दोगे। मेलिंग नेम एक आपका शॉर्ट नेम होता है। जो भी आप मेल करोगे अपनी कंपनी के बिल्स वगैरह जो भी आप मेल करोगे वो किस नाम से मेल करोगे वो यहाँ पर आपका शो करता है। नेक्स्ट आपका एड्रेस है। एड्रेस जो भी आपको मेंशन करना है जहां आपकी कंपनी है वो आपने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री आपको सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ इंडिया ही आ रहा है, आपकी जो करंट कंट्री है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जो कंट्री आप सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी करेंसी भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट। स्टेट अगर आप स्टेट भी अलग चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स भी अलग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पिन कोड। पिन कोड आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ फिल कर दो। अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। जो कंपलसरी फील्ड है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि जो आपको कंपलसरी फिल करने हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। जैसे हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो बेसिकली मतलब क्या होता है फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा दो तरह के ईयर होते हैं। एक होता है आपका जो आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और दूसरा एक होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जो हमारी बुक्स बनती है वो किसके अकॉर्डिंग बनती है, अप्रैल से लेकर मार्च तक। यहाँ पर आपको आपको बिगनिंग की डेट बोल रहा है, आपको एंडिंग की डेट नहीं डालनी। बिगनिंग की डेट हमने मेंशन कर दी 1/4/2019। बाय डिफॉल्ट ये पिक कर लेता है डेट। देन आता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, लेकिन बुक्स बिगनिंग मतलब क्या होता है, बुक्स यहाँ पर नॉर्मल बुक्स की बात नहीं हो रही, हम टेली में अकाउंटिंग कब से मेंटेन करना स्टार्ट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। बाय डिफॉल्ट वो ये मान के चलता है कि आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो कंपनी, तो वो वही डेट लेता है जो आपकी फाइनेंशियल ईयर की है। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अक्टूबर को बनाई है कंपनी, तो आप क्या कर सकते हो 1 अक्टूबर भी डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन आता है पासवर्ड। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, अपने किसी भी चीज को या काम को आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो, सिक्योरिटी दे सकते हो, ताकि आपकी कंपनी या आपका काम कोई और ओपन ना कर सके। अब जैसे यहाँ पर दो तरह के पासवर्ड दे रखे हैं। एक होता है टेली वॉल्ट। वॉल्ट मतलब क्या होती है, तिजोरी। ठीक है, पासवर्ड देना। अपनी तिजोरी को हम क्या करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट चीज है तो हम उसको क्या करते हैं, ताला लगा के रखते हैं। तो सेम यही काम की हमारी कंपनी का इंपॉर्टेंट डाटा है, किसी ने हमें काम करने के लिए दिया, उसका इंपॉर्टेंट डाटा हमारी कंपनी के अंदर है, तो हम चाहते हैं कि वो डेटा कोई और ना देख ले, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे पासवर्ड दे सकते हैं। हम यहाँ पर उसे पासवर्ड मेंशन कर देंगे। बट अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए तो आप दोबारा कंपनी ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पर वार्निंग दी हुई है, फॉरगेटिंग टेली वॉल्ट पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। आप अपना डाटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो ये आपको याद रखना है आपका पासवर्ड। ठीक है। देन दूसरा होता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है,
जैसे मैं कंपनी की ओनर हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी है कि मैं किस पर्सन को कितना काम दूंगी या मुझे सिक्योरिटी देनी है, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में, मेरे अकॉर्डिंग मुझे दूसरे को काम देना। तो वो पासवर्ड आप यहाँ लगा सकते हो कि मेन काम तो ऑनर करेगा, लेकिन उसके अंदर जो एम्प्लॉइज है उसे कितना कितना काम करना है उस पर सिक्योरिटी लगानी है, तो वो आप सिक्योरिटी कंट्रोल के थ्रू करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, मैं चाहती हूँ मेरे एम्प्लॉय सिर्फ कोई रिपोर्ट्स ना देख सके, कोई बैलेंस शीट ना देख सके, कोई प्रॉफिट एंड लॉस ना देख सके, सिर्फ वो क्या काम करे, जर्नल एंट्री तक ही सीमित, सिर्फ जर्नल एंट्री करें, इसके अलावा कोई काम ना देख सके और ना कर सके। तो वो कंट्रोल आप यहाँ कर सकते हो। ओनर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है कि उसे क्या काम करवाना है और क्या नहीं करना। नेक्स्ट, बेस करेंसी सिंबल, ये बाय डिफॉल्ट आपका अपने आप ही पिक करता है जो आप कंट्री सेलेक्ट करते हो। अगर आप कंट्री चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग नीचे की इंफॉर्मेशन भी आपकी सारी चेंज हो जाएगी। अब मेरी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल हो गई है, तो मुझे क्या करवाना है, एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट आप एंटर करके भी कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल+A के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कंट्रोल+A डायरेक्ट प्रेस कर दिया। अब यहाँ क्या मैसेज आया, इनकरेक्ट डायरेक्टरी पाथ। डायरेक्टरी पाथ का क्यों आया, यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है कि डी के अंदर डेटा का फोल्डर आपका मेंशन नहीं है। चेक कर लेते हैं। डी के अंदर बेसिकली डीवीडी राइटर है और यहाँ जो हमारा लोकल डिस्क है ई, हमने यहाँ पर डेटा का फोल्डर बनाया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाथ चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहां भी आप चाहो आप कंपनी को सेव कर लोगे, आपको डायरेक्टरी सही डालनी पड़ेगी। फॉलो ऑन स्लैश और उसके बाद मैंने जो फोल्डर बनाया, डेटा के नाम से फोल्डर बनाया था, अब मुझे डायरेक्ट एक्सेप्ट करवाना है तो कंट्रोल। ठीक है, आपकी कंपनी यहाँ पर क्रिएट होगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने कहाँ फोल्डर बनाया था। ई ड्राइव के अंदर डेटा का फोल्डर बनाया था। यहाँ पर दो कंपनीज है, एक पहले से बनी हुई थी और एक मैंने अब बनाई है, 10,001। मैंने आपको बताया था जो स्टार्ट होती है वो 10,000 से। कोई भी जब आप टैली स्टार्ट करते हो, एकदम से आपने इंस्टॉल किया तो स्टार्ट जो होती है वो 10,000 से होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये आपकी कंपनी है, इन दोनों में से आपकी कंपनी कौन सी है, वो भी आप चेक कर सकते हो। सेलेक्ट कंपनी में जाते, जो भी कंपनी होती है उसके सामने क्या आ रहा होता है, उसका कोड। मैंने एक कंपनी पहले बनाई थी साक्षी के नाम से, 10,000 कोड आ रहा है। दूसरी कंपनी मैंने राज ट्रेडिंग कंपनी आपके सामने बनाई थी, वो उसका कोड आ रहा है 10,001। ठीक है, एस्केप करते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, अभी पीछे भी बताया था कि शट करना है, कंपनी को बंद करना है। कंपनी को बंद करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बिल्कुल खत्म ही कर दी। अब आपने अपना काम आज का खत्म कर लिया, अब आपको क्या करना है, अपना काम, अपनी कंपनी क्लोज करनी है और क्लोज करके आपको घर जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, शट कंपनी भी कर सकते हो। यहाँ पर आप शट कंपनी पे एंटर करो। अभी जो आपकी कंपनी ओपन है वो राज ट्रेडिंग कंपनी, एंटर किया, आपकी कंपनी क्लोज। ठीक है, सेलेक्ट करनी है तो दोबारा से सेलेक्ट कंपनी पे जाओगे। जो भी कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपके हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है ऑल्टर। ऑल्टर क्या होता है, ऑल्टर मतलब होता है चेंजेस करना। चेंजेस करना किसी भी चीज में, जैसे हमें किसी चीज में ऑल्टरेशन करवानी है, फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा है, हमें क्या करना है, उसका साइज चेंज करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस करवाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर मतलब ही होता है चेंजेस करना। अब मान लो आपने टैली के अंदर कंपनी क्रिएट कर दी। कंपनी क्रिएट करने के बाद अब आपको ध्यान आता है कि मैंने तो नाम में मिस्टेक कर दी, या मैंने उसमें स्टेट गलत डाल दी, या मैंने उसमें फोन नंबर नहीं डाला, ईमेल आईडी नहीं डाला, तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर। ऑल्टर कह लो या इसे एडिट भी कह सकते हो, एडिट कर। एंटर किया, वापस से आपका कंपनी इंफॉर्मेशन जो कंपनी क्रिएट की थी उसका फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है या ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको नाम में ही चेंज करके दिखा देती हूँ, वो आपको ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सेप्ट करवाने के लिए कंट्रोल E।
नेक्स्ट आपका ऑप्शन आया है चेंज टेलीवॉल्ट। मैंने अभी आपको बताया था टेलीवॉल्ट क्या होता है, पासवर्ड, किसी कंपनी को पासवर्ड देना। तो ये कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। चेंज दो तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने तो अभी अपनी कंपनी को पासवर्ड दिया ही नहीं, तो चेंज कैसे करो। ऐसा नहीं है, आपने अगर अपनी कंपनी को पासवर्ड नहीं दिया पहले तो आप दे भी सकते हो, और अगर आप दे चुके हो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें देखते हैं। जैसे अभी मेरी कंपनी में कोई पासवर्ड नहीं था, मुझे क्या करना है, अब मुझे लगता है कि मैंने इसमें एंट्री भी कर ली, काम भी कर लिया, सारा रिकॉर्ड कर लिया, तो अब मुझे पासवर्ड दे देना चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे चेंज टेलीवॉल्ट। कंपनी का नाम यहाँ मेंशन कर रहा है, न्यू पासवर्ड। जो भी अपनी कंपनी को पासवर्ड देना है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दो। ठीक है, पासवर्ड चेंज, यस। यहाँ देखिए क्रिएट न्यू कंपनी, ये क्या करता है, पासवर्ड वाली कंपनी के नाम से एक और कंपनी आपको बना देता है। काम दोनों में सेम होता है, सिर्फ एक पासवर्ड से अलग आपको शो करता है। कैसे, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं पासवर्ड, पासवर्ड वाली कंपनी का नाम नहीं शो करता। ये बेनिफिट है, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि आपने किस नाम से कंपनी बनाई। आप शो ही नहीं करना चाहते कंपनी का नाम, तो आप यहाँ पर कोई नाम नहीं देखोगे, सिर्फ क्या आएगा, उसका कोड। आपको क्या ध्यान रखना है, उसका कोड ध्यान रखना है। अगर आप कोड भूल गए, मान लो 50 कंपनीज है, कहाँ तक ढूंढते रहो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसका कोड। जैसे ही आप कोड पे एंटर करोगे, आपकी कंपनी ओपन नहीं होगी। तो क्या कहेगा, पहले आप क्या डालोगे, पासवर्ड। विदाउट पासवर्ड ओपन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। सेम नेम से कंपनी खुली हुई है, वो कह रहे हैं ऑलरेडी खुली हुई है, फिर भी आप मुझे कंपनी ओपन करने को कह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इससे पहले बंद कर दोगे। बंद मतलब शट करना, जिसकी शॉर्टकट की आपको मैंने बताई थी, ऑल्ट F1। ठीक है, F1 प्रेस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, देन ओपन हो गई आपकी कंपनी ओपन। नेक्स्ट आते हैं स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट मतलब क्या होता है, स्प्लिट मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना, अलग करना। मुझे क्या करना है, जो मैंने कंपनी बनाई है उसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ताकि मैं क्या कर सकूं, दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, बेसिकली इस ऑप्शन का यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए। एक ही कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड करके, जैसे 6 महीने का डेटा मुझे अलग रखना है, 6 महीने का डेटा अलग, फिर उन दोनों का आपस में क्या करना है, उनकी रिपोर्ट्स को मैच करना है। तो वो आप क्या कर सकते हो, या कंपैरिजन करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। एंटर, सेलेक्ट कंपनी, मुझे राज ट्रेडिंग लिमिटेड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। बाय डिफॉल्ट ये 6 मंथ से स्टार्ट कर लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 महीने का डेटा अलग, 6 महीने का डेटा अलग। हाँ जी, हाँ, जैसे आप करना चाहो, क्वार्टरली भी कर सकते हो। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ 6 मंथ का करना है, आप क्वार्टरली भी कर सकते हो। हाँ, जैसे आप देखना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ 1 अक्टूबर कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कंपनी आपकी आएगी 1 अप्रैल से, सेकेंड आपकी आ गई 1 अक्टूबर से, 2 अलग है। एंटर करते हैं, स्प्लिट, यस। मैंने पासवर्ड दिया था कंपनी में, पासवर्ड डाल देते हैं। अब यहाँ पर नेम ऑफ कंपनीज में देखिए, एक तो आ रही है राज ट्रेडिंग लिमिटेड, जो आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दूसरी, इस पे क्लिक करके देखते हैं, क्लिक किया, ये आ गई आपकी 1 अप्रैल से सितंबर तक। नेक्स्ट जो आ गई वो आपकी अक्टूबर से लेकर मार्च तक। जो भी कंपनी आप यहाँ पर क्लिक करोगे वही हाईलाइट हो जाएगी, उसी का डेटा आपको शो करेगा। ठीक है, मेन कंपनी हमारी ये रही, जो
1 अप्रैल से 31 मार्च तक के शो। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं बैकअप और रीस्टोर। अब जैसे हम क्या करते हैं, फोन में भी वायरस आ जाता है या कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपना एक बैकअप बना लेते हैं। बैकअप मतलब कि अगर इन फ्यूचर हमारा डेटा डिलीट हो जाए तो हम उसे वापस रिट्रीव कर सके, वापस ला सके। अब टेली के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कंपनी, वो तो सी ड्राइव में जा रही है। आपको भी पता है सी ड्राइव, अगर वायरस आता है सिस्टम में तो सबसे पहले सी ड्राइव ही फॉर्मेट होती है, मतलब आपका सारा डाटा गया। तो हम क्या कर सकते हैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए, भाई इतना इंपॉर्टेंट काम है हमारी कंपनी का, अब दोबारा से सारा काम तो नहीं करेंगे, हम अपनी कंपनी को क्या करेंगे, बैकअप कर सकते हैं, उसका बैकअप बना के रख लेंगे कि इन फ्यूचर अगर हमारा डाटा डिलीट हो जाता है तो हम उसे क्या करेंगे, रिस्टोर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है हमारे पास, बैकअप का भी है और रिस्टोर का भी। ठीक है, अब बैकअप और रिस्टोर कैसे करना है, सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसे हमारा फोन है, फोन में भी दो चीजें होती है, एक होती है फोन स्टोरेज और एक होता है हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में हम सोचते हैं कि फोन अगर खराब हो गया तो फोन का तो सारा डाटा चला जाएगा, तो हम उसे क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड में डाल लेते हैं कि मेमोरी कार्ड तो चलो हम बाहर भी निकाल लेंगे। तो वही काम आप यहाँ कर सकते हो, पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको बैकअप लेना कहाँ है। जैसे सी ड्राइव तो सबसे पहले फॉर्मेट होती है, हम सी ड्राइव में तो बनाएंगे नहीं, ना ही हम उसमें बैकअप लेंगे किसी और ड्राइव में, सी ड्राइव के अलावा। जैसे ये हमारी ई ड्राइव है, ई ड्राइव में हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया और एक फोल्डर बना लिया, इसका नाम मैंने दे दिया बैकअप। ठीक है, मुझे क्या करना है, अब जो भी मैं कंपनी बनाऊं वो सारी मेरी किस में आनी चाहिए, इस फोल्डर के अंदर, कि अगर डिलीट भी हो जाए तो मैं वापस ला सकूं। अब ये फोल्डर ब्लैंक है, हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकअप और रीस्टोर। बैकअप और रीस्टोर बेसिकली यूज होता है आपका कि अगर आपकी कंपनी का इंपॉर्टेंट डाटा है, आप चाहते हो कि अगर आपका कंपनी का डाटा डिलीट हो जाए तो आप उसे वापस ला सको, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैकअप और रीस्टोर। सबसे पहले आप क्या करोगे, उस कंपनी का बैकअप बना के रखोगे, उसे किसी ऐसी जगह पर सेव करोगे कि जहां से अगर वो डिलीट हो जाए तो वापस आप ला सको। पहले उसका बैकअप लेंगे और उसके बाद अगर डिलीट हो जाती है तो आप उसे क्या कर सकते हो, रीस्टोर। ठीक है, जैसे अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट जो पाथ आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई ड्राइव में डेटा के फोल्डर। हम देखें यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर हमारे पास डेटा का फोल्डर है, यहाँ पर हमारी कुछ कंपनीज बनी हुई, 10,000, 10,001, 10,002, 3, 4, ये आपकी कंपनीज बनी हुई है। इसी कंपनीज के थ्रू फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी को किसी ने डिलीट कर दिया, जैसे यहाँ पर हमारी एक कंपनी थी, मैंने आपको दिखाया था, साक्षी के नाम से हमने एक कंपनी बनाई थी, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, पुरानी कंपनीज को बंद कर देते हैं सारी। मैंने यहाँ पर साक्षी के नाम से कंपनी बनाई थी, वो ओपन कर ली, इसका कोड क्या है 10,000, एंटर किया। ठीक है, अब ये कंपनी मेरी क्या क्या, किसी ने टैली ओपन किया और इस कंपनी को डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया, और सबसे पहले बात तो ये आ रही है कि डिलीट करेंगे कैसे, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है डिलीट का। सेलेक्ट कंपनी, शट, क्रिएट, ऑल्टर, यहाँ तो कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं, और अपने आप तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी बताया जो ऑप्शन है वहीं से ही होगा, या शॉर्टकट की। डिलीट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस डी, डी फॉर डिलीट। प्रेस करके देखते हैं, मैं यहाँ पे ऑल्ट डी प्रेस कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, कहाँ से होगा, ऑल्टर में जाकर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि चेंजेस कहाँ होते हैं, ऑल्टर के अंदर। भाई चेंजेस करने हैं या कंपनी को डिलीट करना है वो भी चेंज, तो वो कहाँ जाके करेंगे, ऑल्टर के अंदर। यहाँ से भी नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ओपन करना पड़ेगा, देन ऑल्ट डी। यस, आर यू श्योर, यस। ठीक है, अब हम करते हैं सेलेक्ट कंपनी। क्या आपको यहाँ शो कर रही है, नहीं, और वापस आएगी भी नहीं, जो डेटा था आपका गया, खत्म।
क्यों? क्योंकि हमने उस कंपनी का बैकअप भी नहीं ले रखा था ताकि हम उसे वापस ला सके। आप जाके ई ड्राइव के अंदर भी देख सकते हो। ई ड्राइव में मैंने डेटा का फोल्डर बनाया था। 10,000 वाली कंपनी थी, है ही नहीं। 1 2 3 4 है, 10,000 वाली कंपनी ही नहीं है, तो मतलब आपकी कंपनी वापस नहीं आई। लेकिन अगर हमने क्या किया होता, उसका बैकअप लिया होता, तो हम उसे रिस्टोर कर सकते थे। अब आपको बैकअप दिखाती हूँ कैसे लेते हैं। मैंने यहाँ एक कंपनी बना दी। अब ये मेरी इंपॉर्टेंट कंपनी है, मुझे क्या करना है, इसका बैकअप लेना है। तो बैकअप के लिए आप कहाँ जाएंगे? बैकअप के फोल्डर के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब जहां आपकी कंपनी बनी हुई है, मतलब जहां से आपको अपनी कंपनी को लेना है। डेस्टिनेशन मतलब जहां आपको पहुंचाना है अपनी कंपनी। मेरी इंपॉर्टेंट कंपनी है, ई ड्राइव के अंदर डेटा के फोल्डर के अंदर बनी हुई है। अगर मैं चाहती हूँ उस कंपनी को कोई डिलीट भी कर दे तो मैं वापस ले आऊं, तो मैं क्या करूंगी, जहां से मुझे कंपनी लेनी है और जहां आपकी कंपनी पहुंचानी है। सोर्स, अभी मैंने कंपनी कहाँ बनाई थी? ई ड्राइव के अंदर, डेटा के अंदर। अब डेस्टिनेशन, मुझे कहाँ पहुंचानी है वो आपको पहले बताना पड़ेगा या आपको वो फोल्डर बनाना पड़ेगा। ये बड़ा चक्कर है, मैं दिखाऊं कैसे। अब जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ई ड्राइव के अंदर मैंने डेटा के अंदर ये फोल्डर बनाए हुए हैं, ये आपकी कंपनी शो कर रही है। अब मान लो कोई ये हमारी कंपनी डिलीट कर देता है, तो हम इसका बैकअप किसी और ड्राइव में बना के रख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लोकल डिस्क एफ में एक टेली बैकअप का फोल्डर बना लिया। मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी कंपनीज है वो सारी, या इंपॉर्टेंट कंपनीज है, वो यहाँ पर आ जाए। वो कैसे आएंगी? आपको उसका बैकअप लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जहां से आपको अपना डाटा लेना है। मैंने ई ड्राइव के अंदर डेटा के फोल्डर के अंदर अपनी कंपनी बनाई थी, और वो मुझे कहाँ चाहिए? डेस्टिनेशन के अंदर। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था, ई ड्राइव के अंदर बहुत सारी कंपनीज बनी हुई थी। जिस कंपनी का आपको बैकअप लेना है वो आप यहाँ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी का ही ले सकते, जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो पासवर्ड वाली है चाहे विदाउट पासवर्ड वाली है, वो सारी कंपनीज का आप बैकअप ले सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? एंड ऑफ लिस्ट। जैसे मैंने हितेश नाम की कंपनी का बैकअप ले लिया और उसका सीरियल नंबर है 10,000। एंड ऑफ लिस्ट किया। अब उसी कंपनी को किसी ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ऑल्टर में जाते हैं, हम क्या करते हैं? ऑल्ट डी। आपको यहाँ शो कर रही है? नहीं। अगर आप चाहें तो वहां पर भी देख सकते हैं। मैंने ई ड्राइव के अंदर डेटा के फोल्डर के अंदर बनाया था 10,000 वाली कंपनी, डिलीट। अब वापस कैसे लाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने उसका बैकअप ले रखा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। रिस्टोर कैसे करेंगे? रिस्टोर पे गए, उल्टा हो गया, डेस्टिनेशन और सोर्स। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ आपको पहुंचाना है, और सोर्स कहाँ से। टेली बैकअप में मैंने ऑलरेडी उसका बैकअप ले लिया था। आप देख सकते हैं एफ ड्राइव के अंदर टेली बैकअप इस तरीके से आती है। इसका डाटा कभी भी ओपन नहीं हो सकता, वो सीधा टेली में जाकर ही एंटर किया, एंटर। आप सेलेक्ट कंपनी में देख लीजिए, आपकी कंपनी वापस आ गई। ठीक है, ये थी आपकी आज की क्लास कंपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। थैंक यू।